Good morning, everyone. Today we will start a topic electrostatic of conductor and insulators. So let me first start electrostatics of conductor. जब एक कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके बिहेवियर को आज हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. कंसीडर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर है. एक कंडक्टर, यूजुअली कंडक्टर क्या होता है जिसके अंदर फ्री चार्जेस आर मच मोर एज कंपेयर टू बाउंड चार्जेस. तो यूजुअली इट कंसिस्ट नंबर ऑफ फ्री चार्जेस. सो एक कंडक्टर को जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, राइट. सो अगर हम ये सोचें कि फील्ड डायरेक्शन इधर है तो इस साइड में पॉजिटिव आ जाएगा, अपोजिट साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो इसके बिहेवियर को समराइज करने के लिए हम इसको 5 to 6 पॉइंट्स के अंदर समराइज करेंगे. सबसे पहला पॉइंट है कि अगर एक कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा तो सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ रहा है. दैट्स व्हाई इनसाइड a conductor electrostatic field is zero as there is no net charge. चार्ज सारा का सारा सरफेस पे आ गया. इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो, राइट. और उसकी वजह है चार्ज का सरफेस पे आना. नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, राइट माय डियर. द सेकंड पॉइंट, point number 2, right, at the surface of charged conductor electrostatic field, इस चार्ज की वजह से जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई, this must act normal to the surface, normal to the surface. चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे आ जाएगा इंडक्शन की वजह से, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी that would act normal to the surface. हर पॉइंट पे फील्ड would be acting normal to the surface. पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड, बट इट ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस, राइट. am I clear? सारा चार्ज सरफेस पे आ गया. सो नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो. इस बॉडी के अंदर जितना भी चार्ज, नेट चार्ज जितना प्लस होगा उतना माइनस है, बट एक्सेस चार्ज जनरली वी टॉक अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे सरफेस पे आ जाएंगे, राइट. तो नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर वुड बी जीरो, राइट. नेक्स्ट, फॉर इनसाइड as electric field is zero, so you can apply this formula, E is equal to minus dV by dr. If E is zero, then dV by dr must be zero or V must be constant, right. अगर इसके अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो नेट पोटेंशियल थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द बॉडी वुड बी कंस्टेंट, और वो सरफेस के बराबर होगा, राइट. फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जो किसी फील्ड में पड़ा है और उसकी सरफेस पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो अंदर बताओ दैट वुड बी अगेन 5 वोल्ट. am I clear about this, right? this is a board question, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है कि एक स्फेरिकल बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो उसके अंदर इंटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो V मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट एंड इट इज इक्वल टू द सरफेस वैल्यू, राइट. लास्ट पॉइंट, am I clear? So last point is for the electric field on the surface, sigma by epsilon g, right. In the vector form you can use n cap. किसी कंडक्टर को जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो होगी. सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एन कैप नॉर्मल में, राइट. फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज टेकन टू बी आउटसाइड एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज टेकन टू बी इनवर्ड, राइट. नाउ स्पेशल केस, कंसीडर ए कंडक्टर विद ए कैविटी. इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इट वुड बी जीरो, राइट.
इट वुड बी जीरो। इन दैट केस अगर एक बॉडी को इसके अंदर रखा जाए, इंसुलेट, मैंने एक बॉडी को चार्ज से बचाना था तो मैंने इस बॉडी को इसके अंदर रख दिया, वो इस बॉडी को टच नहीं करी, एनी हाउ इंसुलेटेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वुड बी जीरो। जो बॉडी मैंने रखी दैट वुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटीरियर चार्ज, सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, राइट? Clear? So that's again another one mark question. How can we protect a body from exterior charge, electrostatic shielding? In general, it is suggested that कि कभी बिजली गिर रही हो तो एक कार के अंदर बैठना सही है। कार एक कंडक्टिंग बॉडी, अंदर कैविटी बन गई, राइट? तो जो बिजली गिरेगी उसकी सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, बॉडी के अंदर चार्ज नहीं पहुंचेगा। एज ए रिजल्ट जो बॉडी अंदर है दैट वुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द exterior charge. Is it right? This phenomena is called electrostatic shielding. So these are the total 5 plus 1 6 point regarding the behavior of the electrostatic conductor. Right? Now let me go to the insulator. Another category is electrostatic of insulator, or you can call it dielectrics. Dielectrics होते क्या है? Usually non-conducting substances are called dielectrics. So the topic is dielectric and polarization. Right? What are dielectrics? Usually known as insulators. Right? Now, usually in general, you can broadly classify dielectrics in two categories. One is polar dielectric. Second is non-polar. One is polar dielectric, second is non-polar dielectrics. So polar dielectrics are those in which center of positive separated from center of negative. Non-polar are those in which center of negative coincides with the center of positive. दोनों को आराम से समझना. What is this? This is this kind of structure. पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर अपार्ट है। मैं इसको डायग्राम में बनाऊँ तो कुछ प्लस माइनस इस तरह से बनाऊँ। यहाँ पे बेसिकली इट्स CO2, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह पे कोइंसाइड करता है। सो लेट मी ड्रा दिस, राइट माय डियर? एग्जांपल H2O, एग्जांपल CO2, एग्जांपल HCl, राइट? एग्जांपल H2, क्लियर? राइट? लेट मी रिपीट, पोलर डायलैक्ट्रिक्स वो होते हैं जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड फ्रॉम सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। एज ए रिजल्ट इनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव वही होगा जहाँ पे सेंटर ऑफ नेगेटिव होता है। एज ए रिजल्ट इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज ऑलवेज जीरो। इफ यू डिड रिमेंबर, डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस होता है, यहाँ डिस्टेंस है ही नहीं, दैट्स वाई वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जीरो नहीं होगा। सो दैट्स पोलर एंड नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स। एम आई क्लियर? ये एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल ना लेके हम एक कंप्लीट सैंपल लेंगे तो उसका टोटल डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है। आई वुड एक्सप्लेन। सो पहले लेट मी रिपीट डेफिनेशन। पोलर कौन सा हुआ? जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव सेपरेटेड, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। और नॉन पोलर कौन सा हुआ? जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव कोइंसाइड विद द नेगेटिव एंड डाइपोल मोमेंट इज जीरो। नाउ व्हाट अबाउट ए सैंपल? लुक एट द डायग्राम, राइट? सो इफ these two substances are taken in the absence of electric field, एक डायग्राम बनाते हैं। पोलर खूब सारे मॉलिक्यूल्स randomly distributed, right? Individual dipole moment is non-zero, but total dipole moment is zero. वजह है उनका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। किसी का डाइपोल मोमेंट इधर, किसी का डाइपोल मोमेंट इधर, किसी का इधर। नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक। नॉन पोलर में ईच डाइपोल मोमेंट इज जीरो,
तो उन सबका सम भी 0 आएगा, राइट। अगेन P इज 0, दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल। तो एक पोलर है या नॉन पोलर है, मटेरियल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सैंपल का नहीं था, एक मॉलिक्यूल का नहीं था, बट एक कंप्लीट सब्सटेंस जो होगा, अकेला मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एक मटेरियल लिया जाए, चाहे इस ढक्कन के साइज का लिया जाए, उसका नेट डाइपोल मोमेंट वुड बी 0। अब इन दोनों को अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए, राइट, मान लो ये सैंपल पड़े थे, अब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की जाएगी, तो फील्ड लगाने से इस सारे मॉलिक्यूल में एक चेंज आएगा ड्यू टू अलाइनमेंट। ये सारे मॉलिक्यूल, सोचो क्लास में खूब सारे बच्चे बैठे हैं, इधर उधर फेस करके टीचर के आते हैं, उनका फेस बोर्ड की तरफ हो गया, तो दैट्स कॉल्ड अलाइनमेंट। यहाँ क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट गेट अलाइन, सबका प्लस उस तरफ हो गया, माइनस इस तरफ आ गया, सो ऑलमोस्ट। सो डाइपोल मोमेंट बिकम नॉन जीरो, राइट। यहाँ क्या होगा, फिर से डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, बट वजह अलग है। यहाँ प्लस वुड गेट ए सेपरेशन फ्रॉम द सेकेंड, राइट। कुछ लोग इकट्ठे बैठ के बात कर रहे थे, राइट, और किसी के आने से वो सेपरेट हो गए, दैट्स प्लस माइनस गेट सेपरेटेड। द फिनोमेना इज डिफरेंट, बट ऑल्दो इट इज द सेम रिजल्ट, डाइपोल मोमेंट बिकम नॉन जीरो। So this become non-zero. This phenomena is called polarization. When a dielectric, either it is polar or non-polar, placed in external electric field, दोनों के अंदर dipole moment induce हो जाता है, और इस dipole moment induce होने के phenomena को बोलते हैं polarization, right? और ये जो polarization होता है, this is measured as dipole moment induced per unit volume, symbol used capital P, the induced dipole moment per unit volume। एक सैंपल लिया, उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना इंड्यूस्ड हुआ, दिस इज मेजर्ड एज पोलराइजेशन। मैथमेटिकली, एक्सपेरिमेंटली, पोलराइजेशन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, कितनी फील्ड अप्लाई करी थी, राइट। इट्स ओके, पुलिस ने कितना कर्फ्यू को कितना स्ट्रॉन्गली अप्लाई किया, उस पर पोलराइजेशन डिपेंड करेगा। किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी प्लान को, किसी चीज़ को कितना एग्जीक्यूट किया, दैट्स पोलराइजेशन। किस पे अप्लाई करेगा, कितना स्ट्रॉन्गली उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो अप्लाइड फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनली को चेंज किया जाए तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये ग्रीक अल्फाबेट है, इट्स कॉल्ड काई, राइट। This is Greek alphabet chi, that's called susceptible. Depends upon nature of material. कौन सा मटेरियल कैसा है, उस मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करेगा। X प्लास्टिक कम इंड्यूस्ड होगा, Y प्लास्टिक हो सकता है ज़्यादा इंड्यूस्ड हो जाए, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और इसको यूटिलाइज करके हम डिफरेंट मुझे मोबाइल की वायरिंग के लिए कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रिक शॉक के लिए कौन सा प्लास्टिक चाहिए, उसको कवर करने के लिए डोरबेल पे कौन सा प्लास्टिक होगा, एसी की वायर के आसपास कैसा प्लास्टिक होना चाहिए, कितनी फील्ड है, उसको किस तरह की इंसुलेशन चाहिए, तो दैट डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फील्ड। सो दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल, राइट। होप दैट्स क्लियर। थैंक यू एवरीवन।